नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। आपके अपने शो देश की बहस के साथ हम एक बार फिर से हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं, न्यूज नेशन का ये वो मंच है जहां होती है आपके मन की बात। आप जिस मुद्दे को चुनते हैं, हम न सिर्फ उस मुद्दे को पूरे देश के सामने उठाते हैं, बल्कि इस शो में लोग सीधे देश के सामने अपनी बात भी रखते हैं। आज आपने देश की बहस का जो मुद्दा तय किया है वो है, क्या NEET JEE के नाम पर, परीक्षा के नाम पर राजनीति हो रही है। इसे 51% लोगों ने वोट देकर देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। आज इसी पर होगी देश की बहस। इस चर्चा में मेरे साथ एक बड़ा पैनल शामिल होगा, साथ ही दर्शक भी जुड़ेंगे। कोरोना काल में विपक्ष की राजनीति सड़क पर उफान मार रही है और इसकी वजह सितंबर में होने वाली मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए प्रवेश परीक्षा की तारीखें हैं। 6 गैर बीजेपी शासित राज्य NEET और JEE की परीक्षा को टालने की मांग पर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। यह मांग की गई है कि इस माहौल में परीक्षा करना मुमकिन नहीं। उधर शिक्षा मंत्रालय और नेशनल टेस्ट एजेंसी ने भरोसा दिलाया है कि छात्रों को कोरोना के खतरे से बचाने के लिए पुख्ता तैयारी की गई है। इस परीक्षा से जुड़े करीब 24 लाख छात्र हैं जो आगे चलकर डॉक्टर और इंजीनियर बनेंगे। तो सवाल यही है कि क्या NEET और JEE के नाम पर सियासी चाल चली जा रही है? क्या नीट JEE के नाम पर हो रही है राजनीति? देश के 24 लाख छात्रों के भविष्य से कौन कर रहा खिलवाड़? सितंबर में होने वाली नीट और JEE की परीक्षा का मामला फिर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी NEET और जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन JEE की परीक्षा टालने की मांग पर राजनीति की परीक्षा हो रही है। दिल्ली से लेकर पंजाब और यूपी से लेकर उत्तराखंड तक कांग्रेस सड़कों पर उतरी। जिस कोरोना काल की दुहाई देकर कांग्रेस हल्ला बोल रही है, उसी कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता सोशल डिस्टेंसिंग और तमाम नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आए। परीक्षा के नाम पर विपक्षी दलों की मोर्चाबंदी भी तेज हो गई है। I hope the government listen to your voices and act upon your wishes. This is my advice to the government. যে আমরা ছাত্রছাত্রীদের হয়ে জিএ এবং নিটের জন্য আমরা সুপ্রিম কোর্টে রিভিউ অ্যাপিল করব। आपको बता दें कि नेशनल टेस्ट एजेंसी ने मेडिकल के लिए प्रवेश परीक्षा नीट का एग्जाम 13 सितंबर और इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा 1 सितंबर से 6 सितंबर के बीच की तारीख तय की है। इसमें नीट के 15,97,433 छात्र और JEE के 8,58,273 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। सियासी तकरार की वजह सितंबर में परीक्षा की तारीख है, जिस पर 6 गैर बीजेपी शासित राज्य फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। पश्चिम बंगाल, झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब और महाराष्ट्र ने पुनर्विचार याचिका दायर की है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट के 17 अगस्त के आदेश की समीक्षा करने की मांग की गई है। सितंबर में होने वाली JEE और नीट को स्थगित करने की मांग भी की गई है। 17 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने नीट और JEE की परीक्षा मामले में दखल देने से इनकार किया था। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने भी कहा कि 90% छात्र एडमिट कार्ड डाउनलोड कर चुके हैं। 24 घंटे में 10 लाख छात्रों ने अपने कार्ड को डाउनलोड किया है और मुझे लगता है लगभग 70% छात्र इसमें आएंगे। आज देश की बहस में इसी मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं कि 24 लाख छात्रों के भविष्य से क्या खिलवाड़ की कोशिशें हैं। तो कई सारे सवाल उठ रहे हैं। क्या छात्रों को एक सेशन मिस कर देना चाहिए? कोरोना आज एक सत्य बनकर उभरा है। ऐसे में क्या छात्रों को भी इससे लड़ाई नहीं करनी चाहिए? इसीलिए क्यों बवाल हो रहा है? क्यों कुछ राजनीतिक पार्टियों के लोग सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक उड़ा रहे हैं? इसीलिए हमारा सवाल आज का उससे ही जुड़ा हुआ है। क्या छात्रों की आड़ में राजनीति हो रही है? इसका जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं। आपको पता है www.newsnationtv.com। हमारे मोबाइल ऐप को आप बहुत आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और देश की बहस के साथ 24 घंटे जुड़े रह सकते हैं। हमारे ट्विटर हैंडल पर जा सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज पर जा सकते हैं। और अगर आपकी कोई राय है या आपका कोई विचार है या आप इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो तुरंत अपना वीडियो बनाकर हमें व्हाट्सएप करिए 9711002266 पर। मेरे साथ एक बहुत बड़ा पैनल जुड़ेगा, लेकिन सबसे पहले मेरे साथ जुड़ रहे हैं जाने माने अभिनेता सोनू सूद, जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान एक ऐसा काम किया है जो मेरी नजर में वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ गिनीज बुक्स में जाना चाहिए। शायद मानवता के लिए इससे बड़ा आंदोलन एक सिंगल व्यक्ति के द्वारा आज तक विश्व इतिहास में कभी नहीं किया गया है। सोनू सूद जी, छात्र भी आपकी आशा भरी दृष्टि लगाए हुए हैं, वो भी कह रहे हैं भैया जी स्माइल। Thank you so much, Deepak. Thank you so much, sir.
मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप क्या एडवाइस करेंगे छात्रों को? आप चाहते हैं परीक्षा पोस्टपोन कर दी जाए, क्योंकि 90% से ज्यादा लोग अपना जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर चुके हैं, और अगर 2 महीने बाद परीक्षा होती है तो उसके बाद उनका एकेडमिक सेशन पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा, ऐसा शिक्षाविद कहते हैं। आपका क्या मानना है सोनू जी? दिव्य जी, मैं खुद एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूं। मैंने खुद इलेक्ट्रॉनिक्स में बीए की है। हम भी बहुत एंट्रेंस एग्जाम्स में बैठे हैं, तो हम जानते हैं कि इसकी क्या महत्वता है हमारी जिंदगी के अंदर, और सब स्टूडेंट्स ये जानते हैं। लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ये वो एग्जाम्स है जहाँ पर देश का भविष्य जो है वो वहाँ के स्टूडेंट्स बाहर आते हैं। अगर हम आज बात करें तो मैक्सिमम जो स्टेट्स है, चाहे बिहार की बात करें, असम की बात करें, गुजरात की बात करें, बहुत बाढ़ से की चपेट में आए हुए लोग हैं। मैं अभी उनसे बहुत टच में भी हूँ, और उन लोगों के लिए परीक्षा में पहले पहुंचना एक सबसे बड़ी चुनौती है। दूसरी बात, अपने उनके जब पेरेंट्स आएंगे, कैसे आएंगे? उनके पास आर्थिक स्थिति उस तरह की नहीं है, क्योंकि कोरोना में उतना ना तो कोई काम कर पाए, ना उनके पास वैसे पैसे हैं, ना सोर्सेस हैं। आज की डेट में 20-20 हजार रुपए टैक्सी वाले बोलते हैं आपको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए। सो ऐसी स्थिति में जब इतने बड़े कंपटीशन में छात्र उतरेंगे, तो आप सोचिए कि एकदम फ्री माइंडेड बैठना चाहिए, और ये लोग बैठेंगे पूरे स्ट्रेस में कि कहीं वायरस से कांटेक्ट ना हो जाए, पैसे कैसे आएंगे, पहुंचेंगे कैसे, बाढ़ में फंसे हुए हैं, अलग अलग तरह की कठिनाइयां हैं। तो मुझे लगता है कि इसे थोड़ा सा पोस्टपोन करना चाहिए, करीबन 40 से 50 दिन का, 60 दिन का समय देना चाहिए। नवंबर मिड में, नवंबर एंड में परीक्षाएं होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि देश के लिए बहुत जरूरी है परीक्षाएं, पर थोड़ा सा समय चाहिए सरकार को भी और जितने स्टूडेंट्स हैं उनको भी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन तमाम चीजों पर गौर किया है सोनू जी, और सुप्रीम कोर्ट का यह मानना है कि परीक्षाएं कोरोना के चलते स्थगित नहीं होनी चाहिए। अभी राजस्थान सरकार ने वहां पर माध्यमिक बोर्ड की परीक्षा कराई, जिसमें 20 लाख लोग शामिल हुए। कहीं आपको यह लगता है कि इसके पीछे पॉलिटिक्स हो रही है, इसके पीछे राजनीति हो रही है? आपका क्या मानना है? और आपसे जिन छात्रों ने संपर्क किया वो क्या कह रहे हैं? आपको कितनी संख्या में आपसे जुड़े हैं लोग, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि आप उनको परीक्षा सेंटर तक पहुंचा दें? देखिए सर, आप जो राजस्थान की बात कर रहे हैं, राजस्थान में बिहार वाली स्थिति नहीं है। राजस्थान में ना बिहार वाली स्थिति है, ना असम वाली स्थिति है, ना ही गुजरात वाली स्थिति है। वो स्टेट में लोगों को पहुंचाया जा रहा है, उन्होंने किया। लेकिन अगर आप बिहार और इन स्टेट्स की बात, बिहार में सबसे ज्यादा जो लोग हैं वो अव्वल दर्जे के इन शिक्षाओं से निकलते हैं, और आप सोचिए कि जब वो लोग ही नहीं पहुंच पाएंगे तो हमारे कितने स्टूडेंट्स हैं जो जिंदगी भर उन्हें मलाल रहेगा कि पहुंच नहीं पाएंगे। जहां तक राजनीति की बात है, मैं कहता हूं कि हमने देश में जितने भी मुद्दे हुए, राजनीति हमेशा उसमें कूदी है। हमेशा लोगों के अपने अपने विचार रहे हैं, अपने अपने उनकी डिबेट्स रही हैं। लेकिन इस राजनीति के बीच में जो स्टूडेंट्स है, उसके फ्यूचर को हमें मद्देनजर रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके ऊपर ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप राजनीति को साइड पे कीजिए, जो भी करना है करते रहिए, लेकिन जो भविष्य है स्टूडेंट्स का, उसका बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान देना सर। ठीक है, 6 राज्य सुप्रीम कोर्ट गए हैं। क्या सोनू सूद भी अपनी इस मांग के साथ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, या सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट का इंतजार करेंगे? देखिए सर, मैं तो वर्डिक्ट का इंतजार करूंगा। मैं उनमें हूं, या तो मैं कोशिश करता हूं होने की, और नहीं होगा तो फिर मैं उसका हल ढूंढता हूं। मैंने एक कोशिश की है, आपके सामने आज भी कोशिश कर रहा हूं और करता रहूंगा कि ये इनको थोड़ा सा समय मिले छात्रों को। लेकिन अगर नहीं मिलेगा इन्हें इंसाफ जो ये चाहते हैं, तो मैं इनको इनके शिक्षा के जो सेंटर्स है वहां पहुंचाने की भी साथ साथ कोशिश कर रहा हूं। मेरी आज रात को मेरी पूरी टीम के साथ बैठ के मीटिंग है कि इनको कैसे निकाला जाए, कहाँ फंसे हुए लोग, उनको कैसे निकाल के उनको उनके एग्जामिनेशन सेंटर्स में पहुंचाया जाए, कौन कौन से सेंटर्स हैं, कितना डिस्टेंस है। मैं सब उन लोगों से टच में हूँ। तो मैं तो एक बोलते हैं कि मैं एक बाईपास बना लेता हूँ कि अगर ऐसे रास्ते पे नहीं चलोगे तो ऐसे रास्ते पे अपनी मंजिल पे पहुंच ही जाएंगे सर। ठीक है, मतलब आपने अपनी तरफ से, आपकी टीम जो बहुत एक्स्ट्रा एफिशिएंट है, जिसने लॉकडाउन के दौरान लाखों लोगों को अपने घर तक पहुंचाया, आप इस ब्लूप्रिंट के साथ तैयार हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं परीक्षा होगी, तो फिर आप छात्रों को उनके परीक्षा केंद्र तक पहुंचाएंगे। यह सोनू सूद का वादा है। बिल्कुल सर, मैं उसी में लगा हूँ कोशिश में कि कोई भी छात्र ऐसा ना हो जो बोले कि मैं इसलिए फंस गया हूँ क्योंकि मैं वहां पहुंचना ही नहीं चाहता था। तो उसी की पूरी कोशिश है सर, और मैं आई मेक श्योर कि हर एक छात्र परीक्षा केंद्र में पहुंचे जरूर। ठीक है, और आपसे जो छात्र सुन रहे, कई सारे छात्र मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं पूछता हूं अपनी टेक्निकल टीम से, किसी एक छात्र की बात क्या हम सोनू सूद जी से करा सकते हैं? लेकिन मेरा आपसे एक और सवाल है, अगर कोई छात्र जो नीडी है, जो जुड़ना चाहता है, वो कैसे आप तक मदद के लिए पहुंच सकता है? क्योंकि आप बड़ा सॉलिड इंतजाम कराते हैं।
मैं सर अभी आज हम लोग एक ऐसा नंबर क्रिएट करेंगे, हम ऐसा एक कॉन्टैक्ट क्रिएट करेंगे, फिर मैंने क्योंकि इतने लोगों की मदद की इन सब डिस्ट्रिक्ट्स में, स्टेट्स में, वो सब लोगों को जब पता चला मैं आया, उन लोगों ने वापस कांटेक्ट किया कि भैया आप लोगों ने हमें पहुंचाया था, हम तैयार हैं, हम दरभंगा में तैयार हैं, हम मधुबनी में तैयार हैं, बताइए कैसे करना है। तो हम लोग एक ऐसा नंबर, एक ऐसा सिस्टम रेडी करेंगे कि जो भी स्टूडेंट जिस भी डिस्ट्रिक्ट में, जिस भी कोने, जिस मोहल्ले में फंसा हुआ है, वो एक सिर्फ हमें मिस कॉल या फिर हमें मैसेज देगा, हमारी टीम उनसे तुरंत कांटेक्ट करके एक मीटिंग पॉइंट सेट करेगी जहां से उनको पिक करके उनके एग्जामिनेशन सेंटर्स में जाएगा। तो अभी वही रोड मैप रेडी हो रहा है कि कैसे किया जाए, कैसे परमिशन सब सॉर्ट आउट करनी है। तो विल मेक श्योर कि अभी जब पहुंचाना है तो पहुंचाना ही है सर। और प्लीज वो नंबर न्यूज नेशन के साथ जरूर शेयर करिएगा ताकि जो जरूरतमंद छात्र हैं उन तक हम आपका नंबर पहुंचा सके, आपकी वेबसाइट पहुंचा सके, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद हो सके। सोनू सूद जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, क्योंकि मैं तो आपको बहुत दिनों से कह रहा हूं कि सर लगवाइए, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपका ये रिकॉर्ड होना चाहिए और देश को इस बात का इंतजार है। अब मैं अपने पैनल को खोलता हूं, सोनू जी का धन्यवाद करता हूं। मेरे साथ संबित पात्रा जी जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। अनमा आचार्य जी जुड़ी हुई हैं, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। मेरे साथ दो और खास मेहमान जुड़े हुए हैं, अनुराग भदौरिया जी हैं जो कि स्पोक्स पर्सन है समाजवादी पार्टी के, मनोजीत मंडल है जो कि एक पॉलिटिकल एनालिस्ट है और टीएमसी के विचारक है। साथ ही साथ मेरे पास साथ प्रोफेसर डॉक्टर ओंकार सिंह जुड़े हुए हैं, ये है कोऑर्डिनेटर है यूपी स्टेट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम के 2011 में रहे। सबसे पहले संबित जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। विरोध हो रहा है, लेकिन हमने कई ऐसी तस्वीरें देखी जहां सोशल डिस्टेंसिंग को भूल दिया गया इस विरोध के नाम पर, जहां पर लोगों के झुंड बनाए गए, जहां पर प्रदर्शन इस तरह से हुए जो कोविड कॉल के अंदर या कोरोना कॉल के अंदर नहीं होने चाहिए। क्या आपको लगता है कि इस मुद्दे पर राजनीति हो रही है? देखिए दीपक जी, आज मुझे लगता है विषय बहुत गंभीर भी है और पूरे गंभीरता के साथ, क्योंकि करोड़ों छात्र हमें देख रहे होंगे देश भर में, इसलिए बहुत ही गंभीरता के साथ इस विषय को एड्रेस करना है। दोनों पक्ष महत्वपूर्ण है। कुछ बच्चे जो चाहते हैं कि एग्जामिनेशन पोस्टपोन हो और सरकार जो चाहती है कि उनके एकेडमिक ईयर में किसी प्रकार की बर्बादी ना आए, ये दोनों पक्ष को सुनना और जानना महत्वपूर्ण है। देखिए, ये पूरा विषय एक रिट पिटीशन के रूप में सुप्रीम कोर्ट के सामने भी गया था। जेईई और नीट के एग्जामिनेशन ये 2 बार पोस्टपोन हो चुके हैं। तीसरी बार पोस्टपोन हो, ये जब रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के पास गया, बहुत सारी चर्चाएं सुप्रीम कोर्ट में हुई, दलीलें दी गई सुप्रीम कोर्ट में, और अंततोगत्वा सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया उसका जो लब्बो लुबाब था, मैं 4 लाइन पढ़ देता हूं क्योंकि बच्चों के लिए भी महत्वपूर्ण है। कोर्ट, we find that there is absolutely no justification in the prayer made for postponement of the examination in question relating to NEET UG 2020 as well as Main April 2020. Ultimately, life has to go on and the career of the students cannot be put on peril for long and full academic year cannot be wasted. देखिए, हम यहाँ 5 या 6 लोग बैठे, सर हिंदी में भी बता दीजिए प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे। मैं इसको हिंदी में भी बताता हूं। थैंक यू। देखिए, कुल मिला के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो पोस्टपोन, स्थगित करने के लिए ये जो प्रार्थना की गई है हमसे नीट और जेई के एग्जाम को, हम इसको स्थगित नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि स्थगित करने से कहीं ना कहीं छात्रों का जो भविष्य है वो अधर में लटकेगा और एक एकेडमिक ईयर उसका घाटा होगा। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो कोरोना है, अब इसके साथ हमें संभल कर जीना है और इसी के बीच में अपने दिनचर्या को भी बनाए रखना है। तो एक तरह से जान भी और जहान भी, स्टूडेंट्स की जान भी बहुत महत्वपूर्ण है और उनका जहान भी बहुत महत्वपूर्ण है, उनका एकेडमिक ईयर भी बहुत महत्वपूर्ण। मैं कतई ये नहीं कह रहा हूं कि स्टूडेंट्स के जान का कोई महत्व नहीं है, बहुत वो है, तभी हम हैं। दूसरी बात है, आप देखिए यहाँ बैठे पैनल में कोई भी व्यक्ति, कोई सुप्रीम कोर्ट का जज, किसी देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्राध्यक्ष ये आज नहीं कह सकता है कि कोरोना कब समाप्त हो जाएगा। 2 महीने बाद अगर हम पोस्टपोन कर देते हैं एग्जाम को, उस समय कोरोना की स्थिति क्या होगी? क्या वो उस समय और भी अपने प्रखर रूप में होगा? वो क्या और विध्वंसक रूप में होगा या उस समय समाप्त हो गया होगा? एक कंटेंशन यह भी उठा कि दिवाली तक पोस्टपोन कर देना चाहिए। बाद में लोगों ने कहा नहीं, दिवाली तक पोस्टपोन होगा तो फिर छठ, दिवाली के 6 दिन बाद है, छठ के बाद ही एग्जामिनेशन होना चाहिए। और जो शिक्षाविद हैं, चाहे वो आईआईटीज के डायरेक्टर्स हों, आईआईएम के डायरेक्टर्स हों, उन सबका मानना है कि इस प्रकार से अगर हम 2 सेमेस्टर छोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं एक एकेडमिक ईयर ड्रॉप होगा, 0 ईयर होगा। एक छोटी सी बात करके मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, जो डिपेंड नहीं करते हैं जेईई और नीट के ऊपर, और जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज इंडिया में हैं जो इस एग्जामिनेशन पे डिपेंड नहीं करते हैं, उनमें ऑलरेडी एडमिशन हो चुका है और उनके ऑनलाइन कोर्सेज आरंभ हो चुके हैं।
तो जो बच्चे नीट को पोस्टपोन करके एक ईयर ड्रॉप करने के लिए इच्छुक है, याद रखिए उनके साथी उनसे 1 साल आगे हो जाए। ठीक है, मतलब यहां पर कहीं उन जगह जहां पर एनईईटी जेईई की परीक्षा की जरूरत नहीं है वहां पर ऑलरेडी पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है, आप ये कह रहे हैं? जी, स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। सीधे अनुमाचार्य जी के पास चलूंगा। अनुमाचार्य जी, मेरा सबसे पहला ऑब्जेक्शन इस बात पर है कि जिस तरीके से एनएसयूआई प्रदर्शन कर रही है सड़कों पर, वो तो खुद कोविड के लिए खतरा बन गए हैं। मैं मानता हूं आप एक मुद्दा उठा सकते हैं, राजनीतिक मुद्दा, लेकिन उनको भी संयम बरतने की जरूरत है। तस्वीरें दिखाइए कांग्रेस किस तरीके से प्रदर्शन कर रही है, सबसे पहले इसका जवाब दे दीजिए। और क्या आप चाहते हैं कि एकेडमिक ईयर 0 हो जाए, क्योंकि दिवाली है, छठ पूजा है, उसके बाद की परिस्थितियां हैं, ऐसे में जो एकेडमिशियन भी कह रहे हैं कि एकेडमिक ईयर जो है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि 1 से 2 सेमेस्टर का लॉस तो ऑलरेडी हो रहा है। देखिए, सोनू सूद जी ने जिस जिम्मेदारी पूर्ण तरीके से आपसे कहा कि अगर इसे थोड़ा पोस्टपोन कर दिया जाए तो कोई बुराई नहीं है। आप ये देखिए कि एक जो एनुअल पूरा साल होता है उसमें 8 महीने पढ़ाई होती है, उसमें से 1 महीना और निकाल दीजिए, 7 महीने, जिसमें 1 महीना एग्जाम में जाता है। तो अगर हम देखेंगे कि जो एकेडमिक सेशन है वो अगर हम थोड़ा सा कंप्रेस करें, क्योंकि ये 4 साल का कोर्स है यानी कि 8 सेमेस्टर्स हैं, तो इसमें अगर हम थोड़ा पोस्टपोन करते हैं, क्योंकि देखिए केवल कोविड ही एक समस्या नहीं है, इस समय समस्या असम में बाढ़ की है, उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में और बिहार में बाढ़ की है। और हम इन एग्जाम्स की फीस इतनी कम इसलिए रखते हैं, जैसे 600 रुपए पर जो बॉयज हैं उनके लिए और जो छात्राएं हैं उनके लिए 350 के करीब होती है, कि उनको एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिल सके। तो अगर इस एग्जाम को अभी करते हैं तो आप देखिए, एक तो बाढ़ का प्रॉब्लम है, दूसरे अलग अलग जगह सेंटर्स उतने ज्यादा नहीं है, सबको एक जगह ट्रैवल करके, जो गांव के लोग हैं, जो मेट्रोपॉलिटन के होंगे, वो बच्चे तो कहेंगे कि हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि उनके लिए सारी सुविधाएं मौजूद हैं, या जो शहरों में रहते हैं। लेकिन जिनको उस सेंटर तक पहुंचना है, उनको अपने साथ एक पारिवारिक मेंबर को भी लेकर जाना पड़ेगा, उसके बाद उनके लिए कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स नहीं है। तो मैं समझती हूँ कि हर चीज एक कमिटमेंट की तरह होती है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट में फोर्स मेजॉर क्लॉज होते हैं। जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो वहां एक्ट ऑफ गॉड आ जाता है। अब यहाँ जो एक्चुअली एक्ट ऑफ गॉड है, यहाँ पे हम वो बात सुन नहीं रहे हैं, सिर्फ पोस्टपोनमेंट की बात है। मैं समझती हूँ कि अगर पहला सेमेस्टर और दूसरा सेमेस्टर थोड़ा कंप्रेस होगा तो तीसरे और चौथे सेमेस्टर को हम थोड़ा सा ऑफलोड कर सकते हैं, और वहां पर हम वो एग्जाम को जो है उसका जो पूर्ति की जा सकती है। और ऐसा कई बार होता है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एक सेमेस्टर को छोड़ के वो 2 सेमेस्टर एक साथ एग्जाम देते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? मैं समझती हूँ इसमें सिर्फ इतनी सी प्रॉब्लम है कि हमें इन विद्यार्थियों की बात सुननी चाहिए। मुद्दा है तभी विपक्ष उतरा, मुद्दा नहीं होता तो विपक्ष क्यों आता? ठीक है, संबित पात्रा जी, अगर 2 एकेडमिक ईयर को कंप्रेस कर दिया जाए, इस पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और सरकार की क्या सोच है? क्योंकि अगर तर्क के तौर पर इनकी मांग को जायज मान लिया जाए, हालांकि मंत्री जी कह रहे हैं कि 90% एडमिट कार्ड डाउनलोड हो चुके हैं, लेकिन अगर क्या दोनों एकेडमिक ईयर को कंप्रेस किया जा सकता है, उसके क्या नुकसान है? और जो अनुमा आचार्य जी कह रही हैं, क्यों ना ऐसा एक ऑप्शन, ऐसा एक रास्ता सरकार बातचीत के साथ निकाल ले? देखिए, पहली बात और बार बार मैं कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट में ये सारे विषय रखे गए थे, वहां पे बहुत ड्यू डिलिजेंस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट सुनाया है। नंबर 2, क्या हम एक एकेडमिक वर्ष के पूरे कोर्स को, सिलेबस को कंप्रेस कर सकते हैं? क्या इस विषय पे चर्चा नहीं हुई है? इस विषय पे बहुत प्रखरता के साथ हमारे एकेडमिशियंस, जिसमें डायरेक्टर्स ऑफ आईआईटीज इत्यादि रहे हैं, उन्होंने चर्चा की है। वो इसे फीजिबल नहीं मानते। यदि हम अक्टूबर के अंत में या दिसंबर के फर्स्ट वीक में एग्जामिनेशन करते हैं, रिजल्ट जनवरी में आता है, तो 2 सेमेस्टर का नुकसान होगा और एक 0 ईयर बनना ये लगभग तय है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि लगभग एक एकेडमिक ईयर आपका खराब हो जाएगा। दूसरा, आप बताइए, क्या भारतवर्ष की जो परिस्थिति है, जैसे हमारे रिसोर्सेज हैं, उसमें यह संभव होगा कि अभी 2021 का बैच नहीं है, 21 और 22 के बैच जब वो आ जाएंगे अगली बार, दोनों को हम एक साथ कॉलेज में बैठा पाएंगे? क्या ये परिस्थिति आज हिंदुस्तान में है? मेरा स्पष्ट मानना है कि ये संभव नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, देखिए, जहां तक राजनीति की बात है, देखिए हर राज्य के पास ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है। आपने बिहार में फ्लड की बात की, आपने आसाम में फ्लड की बात की। इसी आसाम में आप देखिए, इसी आसाम में कॉमन एंट्रेंस टेस्ट बिल्कुल ठीक तरीके से सुचारू रूप से हो गया। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट तो राजस्थान ने भी कर लिया।
देखिए ये उड़ीसा ने भी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कर लिया। यहाँ पर आप नीट और जेईई एग्जाम के विरोध में बोल रहे हैं, मगर अपने राज्य के एग्जाम्स को स्थगित नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आसाम में भी फ्लड है, मगर वहां पर तो हो गया, तो बिहार में क्यों नहीं हो सकता है? हाँ, आपको डबल एफर्ट करने पड़ेंगे। और देखिए, मेरे पास वो तमाम राज्यों को लिखी हुई चिट्ठियां हैं जो केंद्र सरकार ने आज से 1 महीने पहले ही एहतियातन और किस प्रकार का एसओपी करके ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को कैसे फंक्शन करना है ताकि बच्चे अपने अपने जगह से, किस जिले में बच्चों की कितनी कंसंट्रेशन है, ये सारी डिटेल लिख दी गई है कि इस जिले में इतनी कंसंट्रेशन है, उनका नियरेस्ट सेंटर ये है, इतनी गाड़ी की व्यवस्था वहां होनी चाहिए। ये राज्य सरकार चाहेगी आराम से कर लेगी। 99% बच्चों का जो उन्होंने फर्स्ट चॉइस अपना सेंटर का दिया था, वो चॉइस ऑफ सेंटर दिया गया है। 332 बच्चे जेईई के ऐसे हैं जो अभी चाहते हैं वर्तमान में कि उनकी सेंटर बदल दी जाए। सरकार ने उनसे वादा किया है कि उनकी सेंटर को बदल दिया जाएगा। अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप बिल्कुल हमें अप्रोच करें, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करना, उसके लिए हम बैठे हुए हैं, अर्थात सरकार बैठी हुई है। ठीक है, अनुमा आचार्य जी, आपने मेरे उस बात का जवाब नहीं दिया कि किस तरह के राजनीतिक प्रदर्शन हो रहे हैं, किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं, तस्वीरें चल रहे हैं। जरा समाजवादियों की भी तस्वीरें दिखाएं कि वो किस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं, टांगम टोली करके पुलिस वालों से जूझ रहे हैं। क्या ये जिम्मेदार नेतृत्व या जिम्मेदार विपक्ष का रवैया? अनुराग भदौरिया जी, सबसे पहले मैं समाजवादियों की तस्वीरें दिखा रहा हूं, फुल फ्रेम दिखाइए और सिर्फ अनुराग भदौरिया जी को दिखाइए। ये देखिए राजनीति के नाम पर क्या कर रहे हैं, इससे कोरोना नहीं फैलेगा क्या अनुराग भदौरिया जी? मैं बोलूं, देखिए बड़ी मजेदार बात है। अगर हम कोई राष्ट्र की बात करें लोकतांत्रिक तरीके से, अगर हम अरे सर, कोविड कॉल में प्रदर्शन करना लोकतांत्रिक तरीका है क्या? अनुराग भदौरिया जी, सवाल का जवाब दीजिए। अरे सुन लीजिए, कोविड कॉल में समाजवादी पार्टी की टोपी लगाकर पुलिस वालों से जूझना, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाना, क्या ये प्रजातांत्रिक तरीका है? देखिए क्या कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। अच्छा, मैं बोलूं तो क्या भारतीय जनता पार्टी के सुब्रत पाठक सांसद जब अपना वहां स्वागत समारोह इतनी भारी संख्या में कराते तो क्या उनके ऊपर एफआईआर नहीं होना चाहिए? वो नहीं तोड़ रहे थे। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना रही थी वहां पे भोपाल के अंदर में, तो वहां पे कितने कार्यकर्ता उन्होंने इकट्ठे किए थे, और शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद थे वहां पे, और लगातार उनके कैबिनेट मंत्री अभी कितने दिन पहले, 2-3 दिन पहले, सोशल डिस्टेंसिंग जिस तर्क के आधार पर आप परीक्षाओं को स्थगित करना चाहते हैं उसका तो मखौल उड़ा रहे हैं अनुराग भदौरिया, उसका तो मखौल उड़ा रहे हैं आप। ये देखिए तस्वीरें, देखिए गवाह है तस्वीरें। माखौल भारतीय जनता पार्टी उड़ा रही थी लोकतंत्र का, लाठी बरसा के बाल पकड़ के खींच के। ये कोई पाकिस्तानी नहीं थे वहां पे। हम लोग वहां इसी हिंदुस्तान के रहने वाले हैं और छात्रों की बात लेके गए थे, और आपने पाकिस्तान बढ़ाया जाता है अनुराग भदौरिया जी। पाकिस्तान से क्यों प्रेम है आपको? जनता पार्टी के लोग, अरे मुझे बताइए अनुराग भदौरिया जी, पाकिस्तान बढ़ाया जाता है, पाकिस्तान से क्या प्रेम है आपको? सरकार बना रही थी भोपाल में, सरकार बना रही थी, पाकिस्तान से क्या प्रेम है? तब तो लाठियां नहीं बरसी। कमाल की बात करते हैं आप भी। माने भारतीय जनता पार्टी, अनुराग भदौरिया जी मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। आपने कहा पाकिस्तानी थोड़ी है, पाकिस्तान का नाम क्यों मुंह में आता है बार बार? पाकिस्तान से क्या प्रेम है आपका? आप हिंदुस्तानी समझ नहीं रहे थे मुझे, आप लाठियां बरसा रहे थे मेरे ऊपर। क्या पाकिस्तान से आए थे क्या समाजवादी लोग जो आप लाठियां बरसा रहे थे? क्या अंग्रेजों का राज चल रहा उत्तर प्रदेश के अंदर? अरे सर ये बताइए, क्या ये अच्छा है क्या कि कोरोना काल में इस तरह से प्रदर्शन किया जाए? क्या ये अच्छा है, क्या ये उचित है? समाजवादियों की तस्वीरें दिखाइए, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको। सरकार नहीं, मैं पूछता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार यहाँ पे रैलियां कर रहे हैं, तब तो नहीं आवाज आती कहीं से? किसने रैली की है, क्या नहीं बता दीजिए आप। अरे अभी तो भारतीय जनता, आप गूगल कर लीजिए, मध्य प्रदेश में क्या नहीं हुआ, पार्टी कार्यालय में नहीं हुआ। कम से कम 200 कांग्रेस ने ज्वाइन किया था, उसमें कितने लोग वहां पे बैठे हुए थे? शिवराज सिंह चौहान भी बैठे हुए थे। 24 मई की बात है ये, क्या नहीं हुआ? क्या मैं दूसरी भी घटना बता देता हूँ, 24 अप्रैल की नहीं थी कि जब उनके हेल्थ मिनिस्टर बिना मास्क, तो मतलब अगर ये गलती करेंगे तो आप भी करेंगे, ये गलती करेंगे तो आप भी करेंगे। मैं इनसे भी सवाल पूछता हूँ, इन्होंने क्यों मजमा लगाया, लेकिन ये गलती करेंगे तो आप भी करेंगे। अनुराग भदौरिया जी, ये गलती करेंगे तो आप भी करेंगे। साथ गए थे लेकिन पुलिस ने, ये कुएं में कूदेंगे बीजेपी वाले तो आप भी कूदेंगे। तो एक दूसरे को ऊपर में, एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़े थे, क्योंकि हम ये उनको दर्शा रहे थे, हम हिंदुस्तानी एक हैं। आप चाहे मुझे कितनी भी जनरल डायर की तरह लाठियां बरसाओ, हम न्याय मांगने आए हैं और हम न्याय मांगते रहेंगे। हम सोशल डिस्टेंसिंग के साथ गए थे, आपने लाठियां बरसाना शुरू कर दिया। हम तो आराम से बैठे थे, क्यों लाठियां बरसा रहे थे? चलिए, दूसरी बात और 5 सेकंड और दे दीजिए, 5 सेकंड और दीजिए। जिस तरह की बात अभी समित पात्रा जी कर रहे थे, मैं पूछना चाहता हूँ, आप गरीबों की बात नहीं कर रहे थे। गरीब जो स्टूडेंट है वो गाँव में रहता है, और ट्रांसपोर्टेशन की बात तो आप एकदम मत करो। यहाँ पे सबने देखा है कि हजारों लाखों लोग पैदल चले, आपकी बसें ट्रेनें खड़ी रही।
आप कितनी बसेस प्रोवाइड करोगे, सबको पता है। और जो सेंटर क्या बताते थे, 99% का सेंटर हमने चेंज कर दिया। मान लिया 99 का आपने चेंज कर दिया, अगर 1% भी उसमें है तो 1% भी कम से हजारों में होते हैं, हजारों की संख्या में कोविड अगर संक्रमित हो गए तो कौन ठीक है, सीधे संबित पात्रा जी के पास चलता हूं। संबित पात्रा जी, जान है तो जान है, ये तो प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, हम भी कहते हैं जान है तो जान है। उसमें जान है तो जान क्यों नहीं दिखाई पड़ता जब क्लैट के एग्जाम प्रोसेस। अरे अनुराग भदौरिया जी, कभी ब्रेक भी लगा दिया करो गाड़ी में। ब्रेक ऑयल खराब है क्या गाड़ी का? ब्रेक लगाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी ब्रेक का फायदा उठा के बोलने ही नहीं देगी। दिक्कत तो है ना, संबित पात्रा जी बैठे हैं, अभी शुरू हो जाएंगे, अपनी बात करने लगेंगे, बात घुमाने। मैं बात करूंगा आपके मुद्दे पे, वो मुद्दे से दूसरी तरफ चले जाएंगे। हमने भारतीय जनता पार्टी के लोगों का नाम भी गिना दिया, सुब्रत पाठक का भी नाम गिना दिया कि यहाँ के कन्नौज के सांसद, उनका स्वागत कितनी भारी। संबित पात्रा जी ये कह रहे हैं कि आप गलतियां कर रहे हैं तो ये भी गलतियां करेंगे। नहीं, हम तो न्याय करने दीजिए, हम तो न्याय मांगते हैं। देखिए, मुझे लगता है मुझे बिल्कुल ये चिल्लम चिल्ली वाली बहस आज करनी नहीं है। बहुत सारे छात्र, अगर आपको पहले ये बोल ले पूरा और बोलिए, इनको और बोलने की इच्छा है, उनको और बोलने दिया जाए। लेकिन आप मुद्दे पे, अरे सर रैली हो जाएगी, संबित पात्रा जी रैली हो जाएगा। अनुराग भाई प्लीज, अनुराग जी प्लीज, छूट जाएगी। संबित पात्रा जी, हम आपके पास मुद्दे हैं नहीं, बोल दीजिए। मैं बोलना चाहता हूँ मगर मैं बिल्कुल चिल्लाना नहीं चाहता। ठीक है, और चिल्लाने का विषय भी नहीं है, इसीलिए बोलिए, गंभीर विषय है, बोलिए। देखिए, बहुत सारे छात्र और उनके अभिभावक जो डिटेल्स है उस डिटेल्स में जाना चाहते हैं, हमें सुनना चाहते हैं। कोई भी अभिभावक या छात्र, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी की तरफ एफिलिएटेड हो, इस विषय को लेकर राजनीति नहीं चाहता है। देखिए, बहुत आश्वासन के साथ मैं कह रहा हूं, मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं उस पॉलिटिकल पार्टी का जिसकी आज सरकार है, मंत्रियों से हमारी बात भी हुई है, सबसे बात होने के बाद पूरे आश्वासन के साथ हम कह रहे हैं कि द स्टूडेंट्स शुड बी टेकन केयर ऑफ। जैसे कि मैं छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, एडमिट कार्ड चेक करने की जो प्रावधान है, वो प्रावधान भी ऐसे है कि डिस्टेंस से ही एक बारकोड के माध्यम से चेक होगा, कोई आपका एडमिट कार्ड पास में आके चेक भी नहीं करेगा। सारे एसओपी फॉलो होंगे। जिस जेईई के एग्जाम में एक कमरे में पहले 24 लोग बैठते थे, उस कमरे में अब 12 लोग ही बैठेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जाएगा। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एसओपी के साथ ही हम आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी बात है, जहां तक अनुराग भाई प्लीज, बहुत सारे छात्र मेरे साथ जूम पर जुड़े हुए हैं, वो गंभीरता से आप सब लोगों को सुनना चाहते हैं और अभिभावक भी सुनना चाहते हैं। संबित जी, देखिए, आप छात्रों से पूछिएगा, जब ये एप्लीकेशन भरते हैं तो एक कॉन्टैक्ट नंबर भी देते हैं कि फलाने कॉन्टैक्ट नंबर पे उनके साथ, चाहे वो गांव का भी क्यों ना हो, वो एक कॉन्टैक्ट नंबर देता है, क्योंकि आज गांव-गांव तक मोबाइल पहुंची हुई है। एक सर्वे के माध्यम से अधिकांश लोगों से बातचीत करने के पश्चात, क्योंकि अधिकांश अभिभावक और बच्चों का मानना है कि उनका एकेडमिक ईयर खराब नहीं होना चाहिए और 0 ईयर के लिए वो तैयार नहीं। आप जानते हैं कि संबित पात्रा जी की आवाज प्लीज। आप जानते हैं कि जेईई और नीट की जो एग्जाम है, उसके लिए कुछ बच्चे, अधिकांश बच्चे तो 2 साल से प्रिपेयर कर ही रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो 4-5 वर्षों से प्रिपेयर कर रहे हैं। इसलिए इनका ये कल्मिनेशन है, ये इनको एक क्लोजर भी चाहिए कि आखिर हमारे करियर का क्या होगा। मैंने प्राइवेट कॉलेजेस का भी एग्जाम्पल दिया, उनके क्लासेस चल रहे हैं, वो आपसे लगातार सीनियर हो रहे हैं, उसी बैच के बच्चे, और आप अगर ईयर ड्रॉप करेंगे और बस इसलिए सिर्फ क्योंकि आप सरकारी कॉलेज में जाना चाहते हैं, तो इसका संदेश भी ठीक नहीं जाता है। ये इन सब विषयों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एसओपी के साथ एग्जाम किया जाए, इसको किसी प्रकार से स्थगित ना किया जाए। ठीक है, सुयुषी विदित उत्तर प्रदेश से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अनुमा जी, मैं आपके पास तुरंत आ रहा हूं, लेकिन सुयुषी, मैं जानना चाहता हूं आपका क्या कंसर्न है। सरकार की तरफ से संबित पात्रा जी कह रहे हैं कि आप संपर्क कर सकती हैं अगर किसी भी तरह की दिक्कत है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से या आपकी अथॉरिटी से। आपकी क्या समस्या है, खुल के बताइए। आज सब लोग आपको सुन रहे हैं, तमाम राजनीतिक पार्टी के लोग। सर, कनेक्ट तो हम हो सकते हैं एनटीए से, पर सबसे बड़ा कंसर्न जो हमारा ये है वो कि कोविड केसेस बहुत राइज हो रहा है, और जो कहा जा रहा है कि ट्रांसपोर्टेशन और सारी फैसिलिटीज दे दी जाएगी, लेकिन सर जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज दी जाएगी उसमें क्या आप इंश्योर करेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सारे बच्चे सेंटर पे आएंगे? फिर तो कोविड केसेस और बढ़ेगा। अगर आप ट्रांसपोर्टेशन सारा खोल देंगे तो उससे तो कोविड केसेस ज्यादा राइज करेगा। मैंने नीटशाला पे अभी एक कॉल लिया था सर, उसमें 90% स्टूडेंट्स का यही कहना था कि एग्जाम शुड बी अपनी लाइफ तैयारी है। अगर जिंदगी रहेगा तो नेक्स्ट ईयर भी एग्जाम देंगे और हम राइज करेंगे, बट जिंदगी ही नहीं रहेगा तो फिर एग्जाम्स का क्या फायदा होगा। तो सुयुषी जी, एक बात जानना चाहता हूँ, क्या आप इस बात के लिए ओके हैं कि आपका एक एकेडमिक ईयर 0 हो जाए?
मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपकी राय जानना चाहता हूं। सर लाइफ से बढ़ के कुछ नहीं होता है। अगर हम लोग को इंश्योरेंस दे दिया जाएगा आना चाहेंगे, लेकिन अगर मौत की बात आएगी तो हम पहले अपनी जिंदगी को प्रेफर करेंगे एग्जाम बाद में। ठीक है सुयशी, लेकिन मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं, ये शायद टेक्निकली इनकरेक्ट हूं मैं, जिंदगी का तो कोई भरोसा नहीं होता है। आप गाड़ी में जा रहे हैं, कोरोना काल नहीं है तो भी एक्सीडेंट हो सकता है। सुयशी, मेरे ख्याल से मौत और जिंदगी जो है ये तो ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन फिर भी आपकी समस्या है, मैं सत्ताधारी पार्टी के जो संबित पात्रा जी हैं उनके कंसर्न में लाता हूं। उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार है, वो क्या बताते हैं। और मुझे सुयशी ये बताइए, आप कहां की रहने वाली हैं और आपका सेंटर कितना दूर है? पटना से हूं मैं, ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर की दूरी पर है। कितनी किलोमीटर की? 30 किलोमीटर की दूरी पर है इनका सेंटर। संबित जी, मैं चाहूंगा आप इनको एड्रेस करें। हो सकता है कि शायद इन लोगों को काउंसलिंग की भी जरूरत हो। नहीं, बिल्कुल, थैंक यू सो मच। देखिए, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपने कंसर्न को रखा। यही तो सुंदरता है, पढ़े लिखे लोग हैं, ये हमारे देश के भविष्य हैं। और जो बिटिया ने कहा है कि जान है तभी तो जहान है, 0 ईयर भले ही हम सह सकते हैं, मगर हमें जीवित रहना ये हमारे लिए आवश्यक है। मगर इन्होंने ये भी कहा कि अगर हमें ये एश्योरेंस और इंश्योरेंस दिया जाए कि हमें कुछ भी नहीं होगा, तब हम जरूर आएंगे। देखिए, मैं बहुत हम्बली सबमिट करना चाहूंगा कि इंश्योरेंस तो इस वर्ल्ड में ईश्वर को छोड़कर कोई नहीं दे सकता, मगर एश्योरेंस हम जरूर दे सकते हैं। और एश्योरेंस सरकार ने दिया है। देखिए, जहां तक ट्रैवलिंग की बात है, आपने कहा कि ठीक है सेंटर में डिस्टेंसिंग हो सकती है, ट्रैवलिंग का क्या होगा? यहां तक भी फैसिलिटी की गई है कि आपके पास अगर है जो आप डाउनलोड की है, कंटेनमेंट जोन में रहती हैं तो सरकारों को ये हिदायत दी गई है कि इस प्रकार से विद द डेंसिटी ऑफ स्टूडेंट्स की फलाने डिस्ट्रिक्ट में इतने स्टूडेंट्स हैं, तो अगर 7 बस लगनी है तो स्वाभाविक रूप से आप एडमिट कार्ड देख के उन बसों में या जो भी गाड़ी राज्य सरकार लगाती है उसमें बैठेंगे। और हर ये एसओपी है, यहाँ स्टेट गवर्नमेंट में भी ऐसा नहीं है कि केवल एनईटी और जी के स्टूडेंट्स, जो नॉर्मल लोग भी ट्रैवल कर रहे हैं उनका जान भी कीमती है और उनके जान के लिए भी उनको सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही चलना है। आज दिल्ली सरकार कह रही है कि उन्हें कल परसों से मेट्रो चालू करना है, तो मैं तो ये मानता हूं मेट्रो चालू करने का मतलब ये नहीं होता है कि पूरे भीड़ धक्कम धुक्की में मेट्रो चालू होगी, वो एसओपी के साथ ही चालू होगी। और जो ट्रांसपोर्टेशन आपके राज्य में चल रहा है वो भी एसओपी के साथ ही चल रहा होगा, कोई बिना सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म के साथ तो नहीं चलेगा। देखिए ये, और लास्ट में मैं कहूंगा, कोई ये वॉलंटियर एग्जामिनेशन है, जेईई और एनईटी ये वॉलंटियर एग्जामिनेशन है। आप अगर ऐच्छिक रूप से चाहते हैं कि आप इस एग्जाम में बैठे, कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता है। और आपको अगर लगता है कि मेरे लिए 1 ईयर ड्रॉप करना महत्वपूर्ण है तो अगली बार दे सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का ये विषय सुप्रीम कोर्ट से रखा गया था कि कोई भी छात्र चाहता है कि मैं इस साल नहीं दूंगा, मैं अगले साल दूंगा। कई लोग करते हैं, कई लोग ड्रॉप ईयर लेते हैं, ड्रॉप ईयर लेकर अच्छा, ये क्या बात हुई? रास्ता खुला। मैं बोलूं दीपक जी, अनुराग भाई, मैं 1 मिनट आ रहा हूँ। मनोजीत जी से मैंने कोई कमेंट लिया है, अनुमा जी उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। मनोजीत जी, थैंक यू। ममता बनर्जी की भी सरकार है, अगर राज्य सरकार चाहे तो केंद्र सरकार जो 1 महीने पहले गाइडलाइंस भेज चुकी है 17 अगस्त के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, उसके आधार पर ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था कर सकती है। जहां पर बाढ़ हो वहां पर कोई अल्टरनेट दे दिया जाए। मैं सिर्फ सुझाव के तौर पे कह रहा हूं, आपके राजनीतिक विरोध का मैं स्वागत करता हूं, लेकिन क्या आधा घंटा से बैठा हूं 2 मिनट दीजिए, आप लोगों को कुछ कहना चाहता हूं। आधा घंटा से बैठा हूं, इस तरह का बहस नहीं होते हैं। सुनिए, मैं एक पढ़ाता हूँ इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, जहां देश और दुनिया के जाने-माने इंस्टीट्यूट में बच्चों को जोड़ा हुआ है। सर, आज भी आपको दुखी हो रही है, बच्चों को जोड़ा हुआ है, क्या उनकी बात नहीं कराऊं सत्ताधारी पार्टी के प्रवक्ता से? तो मैं आप इस तरह से मेरे को बुलाते हो क्यों है? आधा घंटा से बैठा हूँ, एक सेंटेंस कहा, आपने आ गया बीच में। सर, आप शुरुआती कंप्लेन से करते हैं ना, प्रॉब्लम ये है, शुरुआती आप लोग कंप्लेन से करते हैं। अगर आपके गेस्ट को नहीं, क्यों नहीं करेंगे? ये मामला सिर्फ छात्रों का है क्या? आपको पता है 26 लाख छात्रों के एग्जाम के देने के लिए कितने सारे टीचर लोगों के होना चाहिए?
एक रूम में 12 छात्र अगर बैठेंगे, कम से कम 6 लाख टीचर लोगों की जरूरत होंगे। और आपको यह पता है कि टीचर स्टूडेंट लोगों का इन्फेक्शन रेट कम है, टीचर लोगों का उम्र तो 20 में नहीं होते हैं ना, 40, 45, 50, 55, 60 तक होते हैं, जो सबसे वाल्नरेबल ग्रुप में पड़ता है। उन 6 लाख के साथ 12 लाख आप लोगों को लोग चाहिए नॉन टीचिंग स्टाफ, जिनको असिस्ट करना पड़ेगा। सिर्फ आप बात करते हो छात्रों के बाद जरूर है, उसके साथ जो वनरेबल कैटेगरी में है, जैसे हम लोग हैं, हम एग्जाम लेते हैं हमारे यूनिवर्सिटी में, नीट जेईई का एग्जाम लेते हैं, हमको पता है कैसे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हैं, कितना सारे लोग लगते हैं, कितना सारा इंतजाम करना पड़ता है। सिर्फ छात्रों के बारे में बोलते हैं। और एक 0 ईयर के बाद कैसे हो गया? आपको पता है जो एग्जाम होनी थी अप्रैल को, उसके क्लासेस शुरू होनी चाहिए थी जुलाई और अगस्त में। मेडिकल क्लासेस शुरू होते हैं जुलाई में और इंजीनियरिंग क्लासेस शुरू होते हैं अगस्त में। जो लोग भाषण देते हैं उन लोगों को कुछ पता नहीं है, उन लोगों के साथ दूर दूर का कोई एकेडमिक इंस्टीट्यूशन का कोई संबंध नहीं है। 0 या 0 बोल के जाते हो। अगस्त में सेमेस्टर शुरू होते हैं, दिसंबर तक चलते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा एक सेमेस्टर लूज करेंगे। और ये इतिहास में आज नहीं हुआ है। 1967 में बंगाल में कोई एग्जाम नहीं हुआ था। अब देख लीजिए इतिहास पढ़ के, आपको ये पता नहीं है जब नक्सलाइट मूवमेंट जब होते थे बंगाल में कोई एग्जामिनेशन 1 साल तक नहीं हुआ। क्या हम सब पीछे रह गए? अभी ये पैंडेमिक के बारे है, सब छात्रों का नहीं है। एक टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ कम से कम 10 से 12 लाख टीचर और नॉन टीचर को लगेगी, जो लोग वनरेबल कैटेगरी में है। अब जब बहस हो रहे हैं, सब छात्रों की बात हो रही हो, ठीक है, लेकिन इसके साथ हम लोगों का लाइफ भी जुड़े हैं, हम लोगों का जिंदगी भी जुड़े हैं। लेकिन क्यों प्रेशराइज किया जा रहा है? सब बोल दे रहे कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। अरे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का कोई कंपटीशन होता है क्या? मुझे थोड़ी पता है। और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन प्राइवेट कोई कंपटीशन नहीं है। अरे उन लोगों का कंपल्सन होते हैं, क्योंकि उन लोग अगर फीस नहीं भरते तो उन लोग सैलरी नहीं दे सकते हैं। और हम लोगों का पास कोई कंपल्सन नहीं होते, फिर भी हम जाते हैं यूनिवर्सिटी में। और इंजीनियरिंग और मेडिकल जो सब डॉक्टर बैठे हैं, उनको पता है ऑनलाइन क्लासेस में नहीं होता है। ये कोई फिलोसॉफी और लिटरेचर शेक्सपियर का क्लास नहीं है, सोक्रेटिस का क्लास नहीं है कि हम ऑनलाइन में पढ़ा सकते हैं। ठीक है मनोजित मंडल जी, आपने अपनी बात पूरी कर ली होंगे, लेकिन इसके साथ तो हम जान रहेंगे। सिर्फ हम लोगों का नहीं है, टीचर और नॉन टीचिंग स्टाफ के बारे में भी सोचिए। लाखों 6 से 7 लाख लोगों को लगेगे। ठीक है, अब आप रिपीट कर रहे हैं, आपने अपनी बात कर दी। उन लोगों का सबसे ज्यादा इन्फेक्शन रेट है, मोर्टेलिटी रेट 50%। अरे क्यों नहीं करेंगे? 50%। अरे मनोज जी आप शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए, आप अपनी बात रिपीट कर रहे हैं, आपने अपने आर्गुमेंट रख दिए। मोर्टेलिटी रेट होते हैं। डॉक्टर सिंह साहब मेरे साथ हैं। डॉक्टर सिंह साहब, क्या ऐसा करना चाहिए? क्योंकि आप टेक्निकली इस इशू को ज्यादा बेहतर समझते हैं, आप वाइस चांसलर रहे एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी के, आपकी क्या राय है? जी देखिए, मेरी राय ऐसी है, ये जो पूरा मुद्दा है, इसमें कहीं ना कहीं छात्रों को और उनके अभिभावकों के बीच में एक पैनिक जनरेट हो गया है। कारण जो भी रहे हों, शायद ये कम्युनिकेशन गैप हो गया। यदि एनटीए इसको सहजता से सभी छात्रों और उनके अभिभावकों को दिला देती, क्योंकि एनटीए के पास के हिसाब से सारा डेटा उपलब्ध है, और उन्होंने जब से एग्जामिनेशन सेंटर बांट दिए तो हर सेंटर पे कितने बच्चे हैं, उनके पिन कोड क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, ये डाटा उपलब्ध है उनके पास। तो ये कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है आज की तारीख में कि कॉल सेंटर को भी अगर ये जिम्मेदारी दे दी जाती तो वो कॉल सेंटर हर अभिभावक को से बात करके उसकी यदि कोई समस्या है तो उसका निवारण कर देता। जैसा कि अभी मैंने सुना, पूर्व वक्ताओं ने बताया कि इस प्रकार की व्यवस्था की गई है कि ट्रांसपोर्टेशन का अरेंजमेंट किया जाएगा, परंतु उस सब के बावजूद यदि छात्रों के बीच में कोई पैनिक है तो उसका निवारण हमें सहजता से करना चाहिए। इसमें परीक्षा ना होने की बात तो कभी आती ही नहीं है, क्योंकि परीक्षा तो होनी ही चाहिए, अपने निर्धारित सत्र भी चलना चाहिए। लेकिन एक विषय और मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा कि 0 सत्र की बात जो है बहुत पचती नहीं है, क्योंकि हम यदि 2 सेमेस्टर को अगर हम बात करें, जो कि हमारा अगस्त में शुरू होता है सत्र, तो अगस्त से चल करके वो दिसंबर तक जाता है, और अगला सत्र हमारा जनवरी से शुरू होकर के मई अप्रैल एंड तक जाता है। तो यदि हम इस सत्र को जनवरी में भी शुरू करेंगे तो जनवरी में शुरू करके हम अप्रैल तक पहला सेमेस्टर, और अप्रैल के बाद 15 दिन का ब्रेक दे करके हम अगस्त तक दूसरा सेमेस्टर खत्म कर सकते हैं, और सत्र को हम अब जो हमारा वेकेशन होता है उसको खत्म करके रेगुलेट कर सकते हैं। एक और बात मैं ऐड करूंगा कि शायद ये कहीं ना कहीं आगे कर देंगे सिंह साहब, आगे कर देंगे, बताया कि हमारा प्लीज आगे कर देंगे सिंह साहब जी। 30 सेकंड अनुराग भदौरिया जी।
अलग पॉइंट रखिएगा कोई इससे, और उसके बाद में संबित पात्रा जी से जवाब लूंगा। राजीव रंजन जी भी जुड़ गए हैं और अगले छात्र को जोड़ा जाए। देखिए जो बिटिया अभी जुड़ी थी शुभश्री, उसने देखो कितनी साफ बात कही। वही मैं कह रहा था, ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम है क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग की वहां प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आप जानते हैं गवर्नमेंट की जो हालत आज की डेट में है वो बसेस प्रोवाइड नहीं कर पाती समय से। मैं जानता हूँ अच्छी तरह से, देखो कहना बहुत आसान होता है। उसने यही कहा कि 90% छात्रों से हमने बात की है वो एग्जामिनेशन के लिए तैयार नहीं है। उसने सोशल मीडिया पे एक पोल किया, 90% छात्रों, 25 लाख छात्रों को बिटिया बात कर लेगी। अनुराग भदौरिया के आर्गुमेंट को तर्क का रखा करिए। 90% लोगों से, 25 लाख बच्चों से वो बात कर लेगी। उसने ये भी बोला 30 किलोमीटर दूर मेरा सेंटर है, जिसकी मैं बात पहले कर रहा था कि सेंटर इनके बहुत दूर दूर है। कहना बहुत आसान होता है, जैसे संबित जी बड़े आराम से कह जाते हैं आपको। चलिए ठीक है, आपका आर्गुमेंट संबित जी को लेके चलता हूँ। संबित जी, एक और बात, अनुराग जी हो, अनुराग जी कभी ब्रेक भी लगा दीजिए करिए। संबित पात्रा जी, चाहता था टीएमसी के प्रवक्ता ने बोल दी कि सिर्फ ये 20 लाख छात्रों की बात नहीं है, उसके साथ तो और 15-16 लाख जो लोग जुड़ेंगे, मतलब 40 लाख लोग एक साथ बाहर आएंगे। आप सोचिए क्या हालत होगी। इसलिए मैं याद दिलाना चाहता हूं कि सरकार अपनी जिद पे अड़ी है, जिद पे जान है तो जहान है। बच्ची भी कह रही थी, हम भी कह रहे हैं, और आपको पता होगा संबित जी ने सबसे पहले यही कहा था। लेकिन चूंकि सरकार को जिद आ गई है ना कि हमें कुछ नहीं, हमें तो एग्जाम कराना है, चाहे सर सरकार को नहीं आई, सुप्रीम कोर्ट को आई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा। संबित पात्रा जी, अरे तो सरकार कर सकती है ना, क्या दिक्कत है? सरकार शांत हो जाए तो मैं आराम से। का एग्जाम पोस्टपोन हो सकता है। अनुराग जी कभी ब्रेक भी लगा दीजिए करिए। सर ब्रेक लगा दिया, पूरा ब्रेक लगा दिया। मतलब आपने ब्रेक ऑयल अपनी गाड़ी में भरवा ही नहीं है। संबित पात्रा जी, अरे क्या करें? देखिए मैं तो इतना कहना चाहता हूं, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, अगर इनके मन में कोई मलाल है, और डेमोक्रेटिक देश है, और मैं इन पे आक्षेप भी नहीं लगा रहा हूँ। कई ऑपोजिशन पार्टीज इन विषयों को लेकर अभी सुप्रीम कोर्ट में जा रही है, और डिसीजन भी 4-5 दिन के अंदर ही आ जाना है, क्योंकि सितंबर के महीने में ही एग्जाम होने हैं। तो इंतजार करते हैं। एक जजमेंट तो आ गया है, और सुप्रीम कोर्ट कोई किसी कंट्रोल में नहीं है। सारे विषयों को सुनने के बाद बड़े गंभीरता के साथ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देती है। सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट सुना दिया है, रिव्यू पिटीशन डालने की बात हो रही है। आप स्वच्छंद हैं, रिव्यू पिटीशन डालें। रिव्यू पिटीशन के बाद जो भी नतीजा आएगा, अगर वो सरकार के खिलाफ होगा तो सरकार उसका पालन करेगी, और अगर वो आपके खिलाफ होगा तो आपको उसका पालन करना होगा। दूसरी बात है, देखिए ये अभी आज मंत्री महोदय ने भी एक बड़ी बात कही है। जर्मन में जिस प्रकार की ये एग्जाम हमारे हैं, जर्मन में भी वो एग्जाम होते हैं, आर्बिट्यूर एग्जाम्स, वो कंडक्ट किए गए। चाइना में भी गाँव एग्जाम होते हैं, वो भी कंडक्ट किए गए। विश्व में अमूमन ये एग्जाम्स कंडक्ट किए जा रहे हैं। राज्यों में भी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को पोस्टपोन नहीं किया जा रहा है। दिल्ली में गुरु गोविंद सिंह जो यूनिवर्सिटी है, जो दिल्ली सरकार के अंतर्गत आती है, उसके एडमिशन टेस्ट चल रहे हैं, उसकी पूरी प्रणाली चल रही है। उसमें एक्सक्यूज देते नहीं, इसमें तो केवल 4 लाख लोग हैं, जबकि इसमें 25 लाख लोग हैं। देखिए 4 लाख लोग तो आपके राज्य में ही है ना, तो एक राज्य में है। और अभी अनुराग भाई कह रहे थे कि केवल 25 लाख लोगों की बात नहीं है, उनके साथ उनके अभिभावक भी निकलेंगे। तो जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हुआ, चाहे राजस्थान में हो रहा है, चाहे पंजाब में हुआ, चाहे आसाम में हुआ, चाहे उड़ीसा में हुआ, क्योंकि उड़ीसा ने भी इसके खिलाफ कहा है कि नहीं, हम चाहते हैं ये पोस्टपोन हो जाए, मगर कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन करा लिया। तो अगर 3 लाख लोग उड़ीसा के कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन देते हैं, उनके भी तो अभिभावक निकल कर बाहर आ रहे हैं, तो प्रोपोर्शनेटली तो वही संख्या है। और जहां तक फ्लड का विषय है, देखिए स्पेशल अरेंजमेंट करना पड़े। फ्लड हर वर्ष आता है, ये कोई पहली बार नहीं है कि फ्लड आया है। और ये अगर हम अभी, मैं बंगाल के जो बैठे हुए हैं मनोजीत दा कह रहे थे कि हमने तो 1 साल कोई एग्जाम नहीं किया बंगाल में, नक्सल मूवमेंट था तो कोई एग्जाम नहीं हुआ, हमारा क्या बिगड़ गया। देखिए मनोजीत दा, मुझे इस बात पे बहुत आपत्ति है। बंगाल को नक्सल मूवमेंट के कारण और जो एग्जाम स्थगित हुए उसके कारण इतना बड़ा नुकसान हुआ है, और आप कह रहे हैं कोई नुकसान नहीं हुआ। एक जनरेशन स्टूडेंट्स का नक्सलिज्म में खप गया। बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स नक्सल बन के चले गए, बाद में पछता के वापस आए, उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई। और आप कह रहे हैं कि कोई बर्बादी नहीं हुई। नहीं सुनिए, एक सेकंड में, आपने वही उदाहरण दिया। सर आप बीच में क्यों बोलते हैं? सर मैं बोल लूं, उसके बाद आप बोल लीजिएगा। मैं इतने 100 बच्चे जुड़े हुए हैं, वो सुन रहे हैं। गलत बात है सर, मैं कंप्लीट कर लूं। ये सारे लोग एक साथ बोलेंगे तो कैसे होगा? ये स्टेटमेंट गलत है। ये नीट एग्जाम कैसे होगा? अनुराग भाई प्लीज, मैं आपके पास आऊंगा, आपको वक्त दे रहा हूँ, हर के बीच में मत बोलिए। तो लोग नक्सलाइट हो जाएंगे।
कितने लोग नक्सलाइट बनेंगे अगर एग्जाम नहीं होगा? किसने तो कहा ये नक्सलाइट हो जाएंगे? भैया इन्होंने नक्सलिज्म का एग्जांपल दिया था, ये समझ भी नहीं पा रहे हैं। अरे दीपक भाई जरा शांत कर दीजिए। अरे अनुराग भाई प्लीज, सिर्फ संबित जी की आवाज। अनुराग भाई प्लीज, मैं इस इशू पे चीखा चिल्ली नहीं करना चाहता हूं, बहुत सारे बच्चे सुन रहे हैं। प्लीज अगर उनको काउंसलिंग और समझ की जरूरत है तो हमको इस जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। अनुराग भाई आपको भी निभाना चाहिए। संबित जी कंक्लूड करिए प्लीज। कोई नहीं कह रहा है कि जो बच्चे एग्जाम नहीं देंगे वो नक्सलाइट हो जाएंगे। ये कहां से, ये सुन नहीं रहे क्या? अभी मनोजीत मंडल जी ने कहा कि बंगाल में नक्सलिज्म मूवमेंट के समय 1 वर्ष कोई एग्जाम बंगाल की सरकार ने नहीं किया। क्या बंगाल को कोई नुकसान हो गया? कोई नुकसान नहीं हुआ। मैं मानता हूं कि बंगाल को बहुत बड़ा और जिस क्षति की कोई पूर्ति नहीं हो पाई, उतना बड़ा नुकसान नक्सलिज्म के कारण, और नक्सलिज्म के कारण एजुकेशन जो इम्पैक्टेड हुआ उसके कारण हुआ है। पूरा एक जनरेशन ऑफ स्टूडेंट बर्बाद हुए हैं वहां पर नक्सलिज्म और एग्जाम्स नहीं होने के कारण। हम कभी भी नहीं चाहते, मैं नक्सलिज्म से कंपेयर नहीं कर रहा हूं, मैं केवल मनोजीत मंडल ने जो कहा प्रोफेसर होते हुए भी उसका मैं काउंटर कर रहा था। और दूसरा, बिल्कुल एकेडमिक ईयर के बारे में जो कहा यहाँ उप कुलपति जी ने, जो पूर्व कुलपति हैं, मैं उनसे ससम्मानित डिफर करूंगा, क्योंकि एकेडमिक ईयर के कंप्रेशन को लेकर कोई पार्टियों के प्रवक्ताओं ने एक टीम नहीं बनाई है। आईआईटीज के डायरेक्टर्स, आईआईएम के डायरेक्टर्स, एम के डायरेक्टर, इन लोगों ने टीम बनाई है और इन लोगों ने निर्णय लिया है कि संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं या अनुराग भाई इसके एक्सपर्ट नहीं है कि हम कंप्रेस कर सकते हैं कि नहीं कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक है रागिनी नायक जी, मेरा सीधा सवाल आपसे। प्रोफेसर साहब मैं 1 मिनट में आ रहा हूं आपके पास। के साथ इस मामला का कोई संबंध नहीं है। रागिनी नायक जी मेरा सीधा सवाल आपसे। राजस्थान में एक अच्छा राज्य, बड़ा राज्य है, बड़े क्षेत्रफल का राज्य है, वहां पर आपने 20 लाख लोगों की माध्यमिक बोर्ड की परीक्षाएं कराई, उसकी वाहवाही भी लुटी, बकायदा आर्टिकल छपे कि देखिए कोविड कॉल में भी, कोरोना कॉल में राजस्थान सरकार ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभाई और इन परीक्षाओं को सफलतापूर्वक कराया। सवाल यह है कि अगर एक राज्य में 20 लाख लोग परीक्षा दे सकते हैं तो पूरे देश में 24 लाख क्यों नहीं? इसको लेकर कांग्रेस पार्टी, आपके नेताओं ने क्या पैनिक नहीं फैलाया? क्या विद्यार्थियों की चिंताओं को और नहीं बढ़ा दिया? मैं आपसे जानना चाहता हूं। दीपक जी, सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट करना चाहती हूँ कि जीवन में सफलता की सीढ़ियां चढ़ने का सबसे बेहतरीन माध्यम शिक्षा है और इस बात में कोई गुरेज नहीं। हर साल जिन विद्यार्थियों की हम बात कर रहे हैं, इनकी आंखों में चमकीले सपने होते हैं भविष्य को लेकर, और ये जानते हैं कि उस सफलता तक पहुंचने का रास्ता कॉम्पिटिटिव एग्जाम से ही होकर जाता है। ना तो ये छात्र डर रहे हैं, ना ये छात्र चाहते हैं कि इनका एकेडमिक ईयर बर्बाद हो या 0 एकेडमिक ईयर घोषित हो, और ना ही कांग्रेस पार्टी ऐसा चाहती है। दीपक जी, ये पहली बात जो मैं स्पष्ट कर देना चाहती हूँ। अब मैं आपके दूसरे सवाल पर आता हूं। देखिए, राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जिसकी तारीफ कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद मोदी जी को भी करनी पड़ी थी। कोरोना के संक्रमण को संभालने में और रिकवरी रेट को बढ़ाने में राजस्थान ने अविस्मरणीय काम किया है। लेकिन क्या राजस्थान की जो परिस्थिति है वो पूरे देश की परिस्थिति है? ये पहला सवाल उठता है। कल ही हमारे देश में 70,000 नए केस आए हैं, 1,000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई है, 33 लाख लोग भारत में कोरोना से संक्रमित थे। जब 525 लोग संक्रमित थे तो हर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया गया, सारी परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया। आज जब 33 लाख केस हैं तो हम चाहते हैं कि करीब करीब 28 से 29 लाख छात्र एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करें, और ये तब होगा जब बहुत सारे इलाकों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, बहुत सारे सेंटर्स इतने दूर हैं कि रात को भी पहुंचकर सुबह एग्जाम दिया जाएगा तो ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं, और हर छात्र के साथ कम से कम एक अभिभावक जाएगा, तो करीब हम 50-55 लाख लोगों के एक जगह से दूसरी जगह जाने की बात कर रहे हैं। एक और बात मैं जोड़ना चाहती हूँ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के बारे में। उत्तर प्रदेश का उदाहरण आपको देती हूँ, सबसे बड़ा राज्य है हमारे देश का। 66 सेंटर बनाए हैं जेईई और नीट के, यानी कि एक जिले में एक सेंटर भी नहीं। और भदौरिया जी बताएंगे कि एक जिला हेडक्वार्टर से दूसरे जिला हेडक्वार्टर जाने में 100, 150, 200 किलोमीटर का रास्ता भी तय करना पड़ सकता है। तो इतनी दूर सेंटर है, यातायात की सुविधा नहीं है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं है। एक और छोटा सा उदाहरण देती हूँ। रागिनी जी प्लीज, उदाहरण हम आगे लेंगे क्योंकि मुझे बच्चों के पास भी जाना है। मैं आर्यन त्रिपाठी के पास चलता हूँ, गाजियाबाद से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आर्यन, आपका क्या कंसर्न है? पूरे सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ता आपको सुन रहे हैं, खुद डॉक्टर संबित पात्रा जी आपके साथ जुड़े हुए हैं लाइव।
सर मैं बस इतना चाहता हूं कि एग्ज़ाम हो तो ये आप इंश्योरिटी दें कि हम लोग वहाँ पर कम से कम जिंदा रहेंगे, हमारे साथ जो हमारे पेरेंट्स आएंगे उनके लिए ठहरने के लिए जगह होनी चाहिए। जब आप बसेस खोलेंगे तो हमें वहाँ पर हमें कम से कम वहाँ जाने के लिए बसेस चाहिए होंगी। तो हमें बहुत बड़ा खतरा है कि हमारे ऊपर हमें कोविड इन्फेक्ट कर सकता है। ठीक है, अच्छा ये बताइए आपका सेंटर कितनी दूर है? आर्यन त्रिपाठी, आपका सेंटर कितनी दूर है? सर अप्रॉक्स 60 किलोमीटर। कितने? 60 किलोमीटर। संबित पात्रा जी, कंसर्न इनका मैं चाहता हूं आप जवाब दे, एड्रेस करें। देखिए, सबका कंसर्न एक ही है कि एसओपी फॉलो होगा कि नहीं। और अभी 2 स्टूडेंट्स को, रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स को जो मैंने सुना, एक अच्छी बात मुझे लगा कि इससे पहले जो बहन बोल रही थी उनका सेंटर 30 किलोमीटर दूर था और जो भाई अभी बोल रहे थे उनका सेंटर 60 किलोमीटर दूर है। तो हजारों किलोमीटर के सफर को तय करने की कोई आवश्यकता अभी तक जिन्होंने बोला है वो दिख नहीं रहा है। ये 30 किलोमीटर 60 किलोमीटर, और जिस प्रकार का मैंने आपको दिखाया लेटर, तमाम डीएम्स को लिखा गया है विद कंसंट्रेशन की, किस जिले में कितने स्टूडेंट का कंसंट्रेशन है उसी अनुपात में गाड़ी चलाई जाए। और अगर डीएम्स ये फॉलो कर लेंगे तो अब मुझे लगता है कि ये बिल्कुल किसी प्रकार से चिंता का विषय नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, अभी मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को भी बड़े ध्यान से सुन रहा था, उन्होंने कुछ वाजिब पॉइंट उठाए हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान को कंपेयर नहीं कर सकते हैं हम दूसरे राज्यों से, क्योंकि राजस्थान बहुत सक्षम है। राजस्थान ने इसलिए अपना कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट किया जिसमें लाखों की संख्या में लोग बाहर निकले। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ये कह रही है कि बंगाल सक्षम नहीं है, महाराष्ट्र सक्षम नहीं है, तमिलनाडु सक्षम नहीं है, मगर राजस्थान सक्षम है। क्योंकि उत्तर प्रदेश तो कह रही है हम मैनेज कर लेंगे, बिहार कह रही है कि हम भी मैनेज कर लेंगे, बीजेपी शासित राज्य कह रहे हैं कि हम मैनेज कर लेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो प्रश्न आज कांग्रेस ने उठाया है कि बंगाल मैनेज नहीं कर पाएगी मगर राजस्थान मैनेज कर सकती है, तो इनके अंदर भी रस्साकसी चल रहा है। मेरा मानना है कि इसमें हर प्रकार का राजनीति छोड़ करके इसमें हर राजनीतिक पार्टी को बच्चों की मदद के लिए आगे आना चाहिए। ठीक है, मैं एक ब्रेक के लिए रुक रहा हूं। अफसोस, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है मेरे पेट पे लात ना मारे। एडवर्टाइजमेंट नहीं चलेंगे तो चैनल कैसे चलेगा? ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद रागनी जी से शुरुआत करूंगा, मनोजीत मंडल, और उसके बाद राजीव जी। तो देश की बहस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बेहद गंभीर मुद्दे पर बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं देश के भविष्य की, उन बच्चों की जो इस साल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने वाले हैं और कोरोना काल के चलते कुछ मुश्किलें आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 17 अगस्त को कहा है कि छात्रों का साल बर्बाद नहीं होना चाहिए और परीक्षाएं करवानी चाहिए। इसके बाद 6 गैर बीजेपी शासित राज्यों के मंत्रियों ने सुप्रीम कोर्ट में आज एक पिटीशन डाली है कि परीक्षाओं को रद्द किया जाए। मेरे साथ पूरा पैनल है। संबित पात्रा जी है, राजीव रंजन जी है, मनोजीत मंडल जी है, सिंह साहब हैं जो कि एक टेक्नोक्रेट है। रागनी जी मैं आपके पास बिल्कुल आऊंगा। अनुराग भदौरिया जी हैं। रागनी जी से ही शुरुआत करूंगा, लेकिन 2 छात्र मेरे साथ जुड़ गए हैं, शोभित और स्पर्श। शोभित, सबसे पहले आप फ्रेम में आइए, स्पर्श आप आइए और बताइए शोभित, आप क्या चाहते हैं, आपका क्या मानना है इस पूरे विवाद पर? क्या आप परीक्षा देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं? आपको भी लगता है रद्द होनी चाहिए? सर मैं चाहता हूं कि परीक्षा होनी चाहिए, क्योंकि जिन बच्चों ने ड्रॉप लिया है ऑलरेडी 1 साल या 2 साल, उनका वो अफोर्ड नहीं कर सकते और भी ज्यादा ईयर वेस्ट करना। ठीक है, और गवर्नमेंट ने कहा है कि वो प्रिकॉशन ले रहे हैं, तो मेरे ख्याल से होनी चाहिए। स्पर्श, आपका क्या मानना है? मेरा भी यही मानना है कि एग्जाम्स 100% कंडक्ट होने चाहिए, क्योंकि एकेडमिक ईयर वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। और गवर्नमेंट ने कहा है कि वो मेजर्स ले रहे हैं तो 100% लेंगे और हमारी सेफ्टी वो 100% इंश्योर करेंगे। तो एग्जाम्स तो 100% होने चाहिए। ठीक है, रागनी जी सीधे मैं आपके पास आऊंगा। आप पर संबित पात्रा जी ने एक सवाल उठाया था, उसका भी जवाब दीजिए और मुझे बताइए, अगर राजस्थान में एक ही राज्य में 20 लाख लोग माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा दे सकते हैं, तो बच्चों, राज्य सरकारों को यह रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बजाय कि बच्चों को परीक्षा केंद्र में पहुंचाया जाए, इसको राजनीतिक मुद्दा क्यों बनाया गया? ये भी कई लोग सवाल उठा रहे हैं। दीपक जी, आपका सवाल बहुत ही वाजिब है और चूंकि मैं आधा घंटा लेट आई हूँ और मुझसे पहले जो लोग बैठे हैं आपके चैनल पर, इन्होंने काफी बातें कही होंगी, मैं सुन नहीं पाई। मुझे थोड़ा सा मौका दीजिएगा, कुछ 2-3 बातें मैं बहुत महत्वपूर्ण कहना चाहती हूँ। जो छात्र जुड़े हैं वो हमारा भी पक्ष सुन पाए तो अच्छा रहे। आप देखिए, अक्सर जो झूठ की बिसात पर राजनीतिक चाल चलते हैं राजनीतिक दल, वो दूसरों की बात को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करते हैं। मैंने आपके सवाल का जवाब
अपने पहले वक्तव्य में दिया जब मैंने कहा कि राजस्थान ने कोरोना के संक्रमण को बहुत बेहतरीन तरीके से रोका। क्या ऐसी ही परिस्थिति हर राज्य में है? उसका जवाब नहीं है, और उस कारण ये है बहुत बड़ा कि बहुत सारे राज्य जो हैं वो बाढ़ के प्रकोप से भी प्रताड़ित हैं। बहुत सारे राज्य जो हैं उनका अगर आप देखें तो स्कूल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, सुरक्षा का इंतजाम है, वो पुख्ता नहीं होगा। उसका भी मैं आपको उदाहरण दे सकती हूँ। कर्नाटक उसका उदाहरण है, जहाँ भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार, किसी का पहले नाम नहीं लिया पर अब नाम लेके बता रही हूँ, वहां पर SSLC की परीक्षा हुई, 1000 स्टूडेंट्स बैठे थे केवल, उसमें से 32 स्टूडेंट्स को कोरोना पॉजिटिव पाया गया एग्जाम देने के बाद। अब उन सारे स्टूडेंट्स को ढूंढकर ट्रेस करके क्वारंटीन किया जा रहा है। ये समस्या आ सकती है सामने, ऐसी हमारी आशंका है, बहुत सारे स्टूडेंट्स की भी आशंका है। अब संबित जी से मैं एक सवाल जरूर पूछना चाहती हूँ कि जब हमारे देश के मजदूर और श्रमिक घर वापस लौटना चाहते थे, पैदल चल रहे थे, तो कांग्रेस पार्टी को और अलग और लोगों को बसें मुहैया नहीं कराने दी, ये कहकर कि इतनी तादाद में मूवमेंट होगी तो कोरोना का संक्रमण बढ़ जाएगा। अब आप 50 लाख स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स मूवमेंट करेंगे, पर आप चाहते हैं कि वो कोरोना का संक्रमण बढ़े और आग के इस दरिया में वो स्टूडेंट्स कूद जाए। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसी जो यूनिवर्सिटीज हैं, उन्होंने अपना समर एग्जाम कैंसिल किया, ऑनलाइन असेसमेंट की। हमारे देश में ही जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, उन्होंने अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को, जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी का एग्जाम होता है, जुलाई से शिफ्ट करके नवंबर में किया ताकि हालात और बढ़े, बदल जाए। अब आप देखिए अगले 2 महीने 3 महीने में क्या हो सकता है। जो बाढ़ ग्रसित प्रदेश है उनमें स्थिति बेहतर हो सकती है। जैसे दिल्ली चिंतन कर रही है कि हम अपना मेट्रो खोल दें, वैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल सकते हैं। कोरोना के संक्रमण में जो अभी भी तेजी आ रही है, आशा ये है कि मोदी सरकार कुछ और बेहतर करके दिखाए तो ये संक्रमण कम हो जाए। या तो ये कह दें आज संबित पात्रा जी कि स्थिति कोरोना की बद से बदतर ही होगी और मोदी सरकार उसमें कोई बदलाव नहीं ला सकती, इसीलिए आज हो एग्जाम या कल हो एग्जाम या 6 महीने बाद हो, परिस्थिति वही रहने वाली है। तो ये बात आज बोल दे संबित पात्रा जी तो मान जाएंगे। संबित जी मैं आपके पास 1 मिनट में आऊंगा। राजीव भाई 1 घंटे से इंतजार कर रहे हैं, अनफेयर होगा उनके साथ। राजीव रंजन जी क्या कहेंगे रागनी की बात पर आप? देखिए, एक बात तो बिल्कुल साफ है, ये पूरी तरह से सियासत का मसला है। स्टूडेंट्स भी चाहते हैं कि समय पर एग्जाम्स हो, और एसओपी को अगर वायलेट किया जाता है, एसओपी का पालन होने में अगर कहीं कोई कठिनाई हो, तो मैं नहीं समझता हूं कि आपकी पारखी नजरों से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बच पाएंगे। आपसे मतलब हमारा हिंदुस्तान की जागरूक मीडिया से, और सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला देने के पहले तमाम पहलुओं पर विचार किया, और उसके बाद अब जब सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर 6 अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स के मिनिस्टर्स गए हैं, देखिए ये भी दिलचस्प है, 6 गैर एनडीए शासित राज्यों के ही मंत्रियों को छात्रों की चिंता है, ऐसा एहसास कराया जा रहा है। देखिए, ये छात्रों को उकसाने के बजाय उन्हें मानसिक रूप से तैयार करना और अपने अपने राज्य में जो आधारभूत संरचना है और एसओपी को बेहतर तरीके से कैसे पालन करा करके छात्रों को सुरक्षित एग्जामिनेशन सेंटर्स तक पहुंचाया जाए, ठीक है, इसके बजाय केवल सियासत हो रही है। और इनके जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो भी पैनल में, आप अनुराग भदौरिया को सुन लीजिए, कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन को रागिनी नायक जी को सुन लीजिए, अनावश्यक सवालों के जरिए छात्रों के मन में भी भय बिठाने की कोशिश है। ठीक है, जब आप उनसे पूछते हैं कि राजस्थान में एग्जाम्स हो सकते हैं, तो फिर उसके बाद उनके पास कोई जवाब नहीं है, फिर दूसरी तरफ लेकर के चले जाएंगे। मैं नहीं कह रहा हूँ ये बात। ठीक है, संबित पात्रा जी, एग्जाम्स हो सकते हैं तो देश में होने चाहिए। मेरे से एक दर्शक ने ट्वीट करके बोला है कि क्या राज्य सरकारों को सुप्रीम कोर्ट आने की बजाय छात्रों को सॉल्यूशन नहीं देने चाहिए थे? संबित पात्रा जी, इस पर मैं मनोजी जी का कमेंट लूंगा, लेकिन पहले संबित पात्रा जी। देखिए, पहली बात है, बीच बीच में और केवल आपके चैनल में ही नहीं, मैं बाकी चैनलों में भी जहां इस विषय को लेकर जा रहा हूं, वहां जो प्रदर्शन दिखाए जा रहे हैं, मैं तो समझ में नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जो लोग कहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होगा, मास्क नहीं पहनेंगे, और अगर एसओपी फॉलो नहीं होगा तो लोगों के जान के ऊपर बन पड़ेगी, और सच्चाई भी है, जान पे बन पड़ती है। उनके प्रदर्शन को देखिए, ना तो मास्क है, ना सोशल डिस्टेंसिंग है, वो एक के ऊपर एक चढ़े पड़े हैं, वो उस प्रकार के प्रदर्शन कर रहे हैं। नंबर 1 तो कहीं ना कहीं ये हिपोक्रेसी तो है ही, उसके खिलाफ तो कोई नहीं कह रहा है। दूसरी बात है, कुछ लोगों ने ट्वीट भी किया है और कैसे बच्चों को भड़काया जा रहा है। बच्चों को कहा गया है, एक ट्वीट मेरे पास है जो न्यूज भी बना था, कि अब आखिरी उपाय है कि हाथ में पत्थर लेके, रॉड और डंडे लेकर आप सड़क पे उतर जाइए। क्या इस प्रकार की बातें होनी चाहिए? तीसरी बात है,
कल सुप्रीम कोर्ट में एक महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है। बहुत लोग कह रहे हैं कि ये जो एग्जामिनेशन पैटर्न है इसको बदल दीजिए, इसको ऑनलाइन कर दीजिए। कल सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय आया है पंजाब में कि जिन लोगों ने बीए एमए एग्जाम्स जिनको लिखना था उनके प्रमोशन को लेकर कि उनको बिना एग्जाम के आप आगे भेज दीजिए, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है बिल्कुल नथिंग डूइंग। आपको आपके शैक्षणिक एग्जामिनेशन को पार करना होगा, उसमें बैठना पड़ेगा, उसमें पास होने के बाद ही आपका प्रमोशन होगा नेक्स्ट सेशन के लिए। कोई ऑनलाइन एग्जामिनेशन देके या किसी नए प्रकार के एग्जामिनेशन देके आपको ये घोषित कर देना कि आप पारित हो गए हैं और आप अगले सेशन को अटेंड कर सकते हैं, ये नहीं हो सकता है। तो अमूमन ये जो 6 राज्य जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को, एक बार तो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है, दूसरी बार भी प्रेसिडेंट्स ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने कल दिखा दिया है। तीसरी बात है, देखिए यहां पर चार्टर्ड अकाउंटेंसी की भी बात हुई। देखिए चार्टर्ड अकाउंटेंसी और मेडिकल और इंजीनियरिंग, इन तीनों में और इन तीनों को पढ़ाने के प्रावधान में जमीन आसमान का फर्क है। इनके कोर्स अलग हैं और इनके पढ़ाने के तरीके, इनके सेमेस्टर सिस्टम ये बहुत अलग है। और अंत में मैं कहता हूं, यहां बैठे मैं तो गारंटी नहीं ले सकता हूं, यहां बैठे आप भी गारंटी नहीं ले सकते हैं कि दिसंबर के महीने तक कोरोना समाप्त हो जाएगा। ना डोनाल्ड ट्रंप गारंटी ले सकते हैं, ना पुतिन गारंटी ले सकते हैं। ये केवल और केवल मुझे लगता है समय ही बताएगा कि कोरोना संपूर्ण रूप से कब खत्म हो जाएगा। अगर आज हम पोस्टपोन करते हैं 2 महीने बाद फिर आप कहेंगे कि और 2 महीने पोस्टपोन करो। दीपक जी क्या मैं बोल सकती हूँ? ठीक है रागिनी जी, बहुत संक्षेप में, क्योंकि मैं मनोजीत मंडल जी का एक क्विक कमेंट लेना चाहता हूं, फिर आपके पास आता हूं। मनोजीत जी क्विकली बता दीजिए कि संबित जी की बात को आप कैसे करेंगे। राज्यों को क्या सॉल्यूशन नहीं देने चाहिए थे सुप्रीम कोर्ट जाने के बजाय? प्रॉब्लम है, ठीक है, प्रॉब्लम ये है जिन लोगों को पता नहीं है उन लोगों को शिक्षा के बारे में बात करते हैं। अभी मेरे दोस्त ने कहा यूजीसी का जो नोटिफिकेशन था वहाँ क्लियर लिखा है कि आप ऑफलाइन ऑनलाइन एग्ज़ाम ले सकते हो ज़्यादातर, जहाँ तक ये जनरल साधारण कोर्स की मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ कहा है ठीक है, ये अपहोल्ड किया है। तो संबित जी अब माफ़ी मांगिए, प्लीज़ डोंट मिसलीड द कंट्री। यूजीसी का डायरेक्टिव था आप ऑफलाइन ऑनलाइन एग्जामिनेशन ले सकते हो और सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये सही है, तो इसका मतलब ये नहीं है हम ऑनलाइन एग्जाम नहीं ले सकते हैं, ये सकता है। ये पहला बात। और दूसरी बात मैं जो इसके बारे में बात करूँगा, देखिए अभी जो हुआ है एक सेमिस्टर खत्म हो गया है, एक सेमेस्टर बिल्कुल नष्ट हो गया है। सितंबर में एग्जाम हो या नवंबर में हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है रागिनी जी, सितंबर में एग्जाम होने से नवंबर के एंड तक क्लासेस होगा, उसके बाद 1 महीने क्लासेस मिलेगा इस सेमेस्टर के लिए। और अगर नवंबर में नहीं, सुनिए बहुत महत्वपूर्ण बात है, नवंबर में अगर एग्जामिनेशन होगा जनवरी में क्लासेस होगा। रागिनी जी दीपक जी देखिए, बहुत सी बार जब आप खुद ही ये जानते हैं कि आप चैनल पर बैठकर अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं और तर्क का कुतर्क कर रहे हैं, तो लगातार झूठ बोलते हैं। देखिए आईआईटी कानपुर सबसे पहले आईआईटी थी जिसने अपने स्टूडेंट्स को एक सेमेस्टर में बिना इवैल्यूएट किए उनके पुराने परफॉर्मेंस के हिसाब से आगे प्रमोट किया। और अपने शुरुआती कमेंट में ही संबित पात्रा जी कह रहे थे कि भाई ऐसा तो होता नहीं है, और आप देखिए कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी अलग है और इंजीनियरिंग अलग है और हम नहीं कर सकते। आप नहीं कर सकते क्योंकि आप करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आपको अपनी अंगूठा टेक अधिनायकवादी राजनीति करनी है। लोकतंत्र में संवाद और सहयोग पर आप रागिनी जी संबित जी का जवाब। संबित जी सिर्फ 3 सेकंड। 87% लोग बोल रहे हैं इस मुद्दे पर राजनीति हो रही है, 87%, 13% बोलते हैं कि नहीं हो रही है। संबित जी कंक्लूड करना मुझे 30 सेकंड। देखिए एक प्रवक्ता ने कहा जो शिक्षा के बारे में नहीं जानते हैं वो इस विषय में क्या बताएंगे। दूसरे ने कहा कि अंगूठा टेक लोग इस पे बात ना करें। सुप्रीम कोर्ट को अशिक्षित कहना और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अंगूठा टेक कहना, मुझे लगता है ये किसी भी पार्टी के प्रवक्ता को शोभा नहीं देता। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ना तो अंगूठा टेक है और ऐसा नहीं है कि उनके बच्चे नहीं पढ़ते हैं और वो खुद शिक्षा के माध्यम से नहीं गुजरे, वो पढ़े लिखे लोग हैं। ड्यू डिलिजेंस के बाद उन्होंने जजमेंट दिया है, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट के जज को अंगूठा टेक कहना मुझे लगता है ये कांग्रेस के प्रवक्ता को बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। और मनोजीत मंडल जी ने जिस प्रकार कहा कि जो लोग शिक्षा के बारे में कुछ नहीं जानते वो शिक्षा के बारे में जजमेंट दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट पे इस प्रकार की टिप्पणी करना उचित नहीं है। ठीक है, मैं यही कंक्लूड करता हूं। मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि कृपया छात्रों को सॉल्यूशन दीजिए। अगर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है और सरकार भी कह रही है तो मुझे लगता है कि हमें
छात्रों की काउंसलिंग भी करने की जरूरत है। और एक छात्र ने कहा कि मेरे लिए दूरी समस्या है, जान है तो जहान है। लेकिन दूसरा छात्र ये भी कह रहा है कि भाई मैं परीक्षा देना चाहता हूं, मैं ऑलरेडी 1 साल का ड्रॉप ले चुका हूं। तो बच्चों, समझदारी के साथ फैसला करो। अभिभावक, आप भी समझदारी के साथ फैसला करो। मुझे लगता है आप अपने हित में बेहतर फैसला लेंगे। इसके पीछे की राजनीति में न जाए। फिलहाल एक ब्रेक।